नमस्कार दोस्तों। एक गांव में चंदू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। जमीन और घर सब ठीक ठाक थे, बाग बगीचे थे, मगर कोई कमाने वाला न था, क्योंकि चंदू का बाप उसके बचपन में ही मर गया था। अब तक जो बन पड़ता था उसकी माँ ही करती थी। मगर चंदू के बड़ा होने पर माँ को पता चला कि चंदू तो मंदबुद्धि का लड़का है। अब माँ को अधिक चिंता हुई कि इसका तो विवाह भी न हो पाएगा। माँ उससे जिस काम को करने के लिए कहती सब उल्टा पुल्टा कर देता। उसी गांव का मुखिया तेलू बड़ा ही बदमाश आदमी था। चंदू की माँ को अब ये चिंता सताने लगी कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, बेटा चतुर नहीं है, कहीं गांव का मुखिया मेरी जमीन को न हड़प ले। गांव के लोग मुखिया को बाबा कहकर पुकारते थे। चूंकि वह इतना बूढ़ा भी न था, हाँ मगर 50 से ऊपर था। तेलू की नजर चंदू की जमीन पर लग चुकी थी। वह किसी भी हालत में चंदू का विवाह नहीं होने देना चाहता था। उसे ये भी ध्यान था कि समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लड़के पर विशेष ध्यान न देकर उसकी जमीन जायदाद पर निगाह रखते हैं। जमीन जायदाद अच्छी हो तो लड़की सीधे तौर पर मालकिन बन जाती है। वैसे भी इस तेलू बाबा के खानदान की आदत रही है कि वे भले चंगे लड़कों के विवाह में भी बाधा डाल देते थे, ताकि बाद में फिर उनकी जमीन को हड़प सकें। एक दिन चंदू की माँ ने गांव के ही एक युवक दीनू को अपने पास बुलाया। दीनू की माँ चंदू की माँ के गांव की ही रहने वाली थी। दोनों का साथ साथ ब्याह इसी गांव में हुआ था। मगर जब दीनू का विवाह हुआ तो वह स्वर्ग सिधार गई थी। दीनू चंदू की माँ को मौसी कहकर पुकारता था। चंदू के घर पर पहुंचकर दीनू ने पूछा, कहो मासी, मुझसे आपको क्या काम है? बुढ़िया कहने लगी, बेटा तुम तो जानते ही हो चंदू थोड़ा मंदबुद्धि है। मेरे पास इतनी जगह जमीन होते हुए भी उसका विवाह नहीं हो रहा है। अगर कोई गलती से भी आ जाए तो मुखिया का चमचा झिंगुर मेरे घर की तरफ नजर गड़ाए रखता है। वह मेरे बेटे का विवाह नहीं होने देगा। तुम इतने चतुर चालाक हो, कई गांवों में चक्कर लगाते रहते हो। अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे का विवाह करवा सकते हो। दीनू ने कहा, मासी, चंदू का विवाह होना इतना आसान नहीं है, मगर फिर भी मैं जी जान लगाऊंगा और इसका विवाह करवा कर ही दम लूंगा। इतना कहकर दीनू अपने घर लौट गया। दूर दूर तक के गांव के लोग उसे जानते थे। अब वह चंदू के विवाह के लिए लड़की तलाश करने लगा। आखिर एक दिन वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसे पता चला कि गांव के बाहर एक झोपड़े में एक बूढ़ा दंपति रहता है, जिसकी एक बेटी चंपा जो गोना होने से पहले ही विधवा हो गई थी। उस समय विधवा का जीवन नरक के समान होता था। सब उससे हाड़ तोड़ मेहनत कराते, मगर जानबूझकर ताने भी मार देते थे कि वह अपने पति को खा गई है। दीनू ने पता लगा लिया कि चंपा सुंदर होने के साथ चतुर और चालाक है, मगर किस्मत ही उसके साथ क्रूर खेल खेल गई। दीनू ने भी मन ही मन सोच लिया था कि जैसे तैसे चंपा का विवाह चंदू से करा ही देता हूँ। मौसी से इसकी विधवा होने की बात को न कहूँगा, मगर पहले उसने चंपा के माँ बाप को तैयार करना था। एक दुखियारी का विवाह करवाना किसी यज्ञ से कम नहीं होता। अतः दीनू चंपा के माँ बाप के पास जाकर कहने लगा, चाचा, चंपा मेरी बहन के समान है, मैं इसका अच्छे घर में विवाह करवाना चाहता हूँ। यह सुनकर माँ बाप ने कहा, तुम जानते भी हो यह विधवा है, और अगर हमने इसका ब्याह किया तो गांव के लोग हमारा जीना दुभर कर देंगे। दीनू कहने लगा, तो क्या समाज के डर से लड़की का गला घोंट दोगे? मैंने कब कहा कि ढोल नगाड़े बजाओ? मैं चुपचाप विवाह करा दूंगा। अगर कोई आपसे पूछे तो कहना, जिसकी बहू थी वह ले गया। मैं दूसरे की बहू को अपने पास कैसे रख सकता था? सब सोचेंगे चंपा के सास ससुर ने अपनी सेवा के लिए उसे बुला लिया होगा। अब चंपा के माँ बाप को ये बात जच गई। विधवा वाली बात छिपाकर दीनू ने चंदू की माँ को भी राजी कर लिया, मगर वह ढोल नगाड़े बजाने पर अड़ गई।
दीनू ने कहा, अगर ऐसे करेंगे तो गांव के मुखिया को पता चल जाएगा। आखिर बुढ़िया को बात समझ में आ गई। दीनू ने चंदू को समझाया कि तुम्हें वहां पर चुप ही रहना है। विवाह के लोभ में चंदू दीनू की हर बात को मान गया। चंपा के घर पहुंचते ही दीनू और चंदू की खूब आवभगत भी हुई। रातों रात पंडित को बुलाकर विवाह भी करवा दिया। दूसरे दिन ही दोनों दुल्हन को विदा करा कर आ गए। बुढ़िया चांद सी बहू को देखकर बड़ी खुश हुई। उधर मुखिया तेलू को जब ये पता चला तो उसके कलेजे पर सांप लौट गया। कहाँ तो वह बुढ़िया के खेत हड़पना चाहता था और कहाँ अब उसे एक अंगुल जमीन भी हाथ न आने वाली। मुखिया ने अपने चमचे झिंगुर को बुलाकर कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अगर मूर्ख और पागल भी बहू लेकर आने लगे तो हमारे बेटे बेटियों का क्या होगा? तुम्हें जिस काम के पैसे देता हूँ उसकी तो तुम्हें भनक तक न पड़ती है। झिंगुर बोला, अब तो आपकी 10 उंगली घी में होंगी। मूर्ख की तो घरवाली वैसे भी सबकी भाभी होती है। आप तो वैसे भी चालाक हो। मिट्टी का घड़ा कितने दिन पानी से बैर करेगा? आप जैसे चाहोगे वैसे ही चंदू की घरवाली को वश में कर लोगे। तेलू बोला, अरे मूर्ख, किसी को बस में करना इतना आसान नहीं होता। पहले उसकी कमजोरी जाननी पड़ती है। उसी कमजोरी के सहारे आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तुम पता करो कि वह कहाँ की है, किस प्रकार उसका ब्याह रातों रात हुआ है। सच जब तक पता नहीं चल जाता उसकी तरफ मैं हाथ नहीं बढ़ा सकता। झिंगुर बोला, आप इसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, बस मैं 1-2 हफ्तों में ही खबर लेकर आता हूँ। उधर बुढ़िया को चिंता खाए जा रही थी कि आज नहीं तो कल पानी लेने के लिए बहू तेलू के कुएं पर जाएगी। गांव में बस एक ही कुआं था। बुढ़िया ने सोचा, मैं ही पानी लेने जाती हूँ, बहू को घर से निकलने ही नहीं दूंगी। सास जब घड़ा उठाकर पानी लेने चली तो बहू ने रोक लिया। कहने लगी, माँ जी, मेरे रहते आप पानी नहीं लाएंगी, पानी तो मैं ही लाऊंगी। सास बोली, नहीं बहू, तुम 1 माह तक पानी लाने नहीं जाओगी। बहू कहने लगी, आप डर रही हो कि मेरे साथ कहीं कुछ बुरा न हो जाएगा, तो मेरा कुछ बुरा न होगा। मैं हर स्थिति से निपटना जानती हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखो। चंपा घड़ा उठाकर पानी लेने को चली गई। कुएं पर पहले से ही तेलू आग गड़ाए बैठा था। वह उसे देखते ही बोला, आओ भाभी आओ, हम तुम्हारा स्वागत अपने कुएं पर दिल से करते हैं। कहो तो मैं पानी खींचकर खुद तुम्हारे घर पर पहुंचा दूं। चंपा घूंघट में ही थी, उससे कुछ नहीं बोली, मगर घूंघट में से देख लिया था कि यह आदमी तो मेरे पिता की उम्र के बराबर है। उसकी भाभी तो मैं कहीं से भी नहीं लग सकती। स्पष्ट है कि बदमाश आदमी जान पड़ता है, इसीलिए मुझे माँ पानी लाने से मना कर रही थी। किंतु छिपकर बैठने से काम नहीं चलेगा, ऐसे बदमाशों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह वहाँ तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप घर लौट आई, मगर उसके अंदर एक चिंगारी सुलग चुकी थी। वह अंदर ही अंदर जल रही थी। उधर झिंगुर यह पता लगाने की फिराक में था कि कैसे भी पता चल जाए कि यह स्त्री कहाँ की है और कैसे यहाँ तक पहुँच गई। उसके विवाह में मध्यस्थता किसने की, मगर फिर भी झिंगुर ने पता लगा लिया कि लड़की एक विधवा है, मगर इसका विवाह का राज खुद उसकी सास को भी पता नहीं है। बस फिर क्या था, झिंगुर और तेलू को चंपा से हाथ धो हाथ करने का सुनहरा मौका मिल गया, मगर अकेले में मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हर रोज चंपा पड़ोसनों के साथ ही कुएं पर पानी भरने जाती थी, मगर आज वह तालाब की तरफ से पानी लेकर लौट रही थी तो रास्ते में छिपे खड़े तेलू ने सोचा सुनहरा मौका हाथ लगा है। वह तुरंत उसके पास गया और कहने लगा, भाभी तुम कैसी हो? चंपा ने भी उसी भाषा में जवाब दे दिया कि ठीक हूँ देवर जी, आप अपनी कहिए। इतना सुना तो तेलू का रोम रोम खिल गया। उसे लगा मैं तो झूठे ही घबरा रहा था, यह तो बिल्कुल मेरे अनुकूल है। फिर वह बोला, भाभी तुम सो चूहे खाकर हज करने को चली हो। चंपा बोली, आपके बात का मतलब मैं नहीं समझी। तेलू कहने लगा, तुम खुद जानती हो कि तुम एक विधवा हो
और यह बात तुम्हारी सास नहीं जानती। बेचारी काकी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत है, जान गई तो चुल पकड़कर घर से बाहर कर देगी। चंपा सचमुच में डर गई, सोचा मैं तो बड़ी मुश्किल में फंसी। फिर वह बोली, तुम असली जगह पर आओ, बोलो मुझसे क्या चाहते हो। तेलू कहने लगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस कभी कभार मेरी भी सेवा कर दिया करो। चंपा कहने लगी, बस इतनी सी बात? अरे मैं तो आज रात ही तुम्हारी सेवा कर देती हूँ, तुम आधी रात में हमारी गौशाला में आ जाना, मगर हाँ इस बात की खबर किसी से मत करना, वरना हम दोनों की बदनामी होगी। तेलू इतना खुश हुआ कि उतनी खुशी उसे अपनी नई नवेली पत्नी के आने पर भी नहीं हुई। जमाने गुजर गए, मगर ऐसे बोल उसने कभी सुनने को नहीं मिले थे। उसे तो अब एक एक पल बिताना भारी हो गया, बड़ी मुश्किल से दिन बिताया। उधर चंपा ये विचार करने लगी कि इस बदमाश से कैसे निमटना है। फिर वह गौशाला में एक घड़ा ईंट पत्थरों से भरकर रस्सी से बांधकर लटका आई, मगर रस्सी का छोर बाहर एक खूंटे से बांध दिया। रात में ठीक उसके नीचे चारपाई बिछा दी। आधी रात में वह तेलू के आने का इंतजार बेसब्री से करने लगी। आधी रात पैर दबाता हुआ तेलू आया तो उससे पहले ही बोली, देवर जी आप तो हद करते हो, इंतजार की भी कोई सीमा होती होगी, मेरी तो आंखें पथरा गई। जल्दी यहाँ चारपाई पर बैठो, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। तेलू बोला, जल्दी से बंद करके आओ। चंपा बाहर निकली और खूंटे से रस्सी खोल दी। घड़ा ऊपर से सीधा तेलू के सिर पर आन गिरा। उसकी खोपड़ी लहूलुहान हो गई। किसी तरह गिरता पड़ता भागा। उसे यह भी खबर न हुई कि यह कार्य चंपा ने ही किया है। उसे लगा कि शायद ऊपर से चंदू ने हमला कर दिया है। वह भागकर घर में छुप गया, मगर जब दर्द बर्दाश्त न हुआ तो चिल्लाने लगा, चोर 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 मुझे मार रहे हैं। लोग दौड़कर आए, पत्नी भी दौड़कर आई, मगर वहाँ का माहौल चोरी जैसा कुछ था ही नहीं। सब लोग समझ गए कि तेलू मुखिया शायद कहीं से पिट कर आया है। पत्नी से कभी पति के राज नहीं छुपते। वह जानती थी कि यह कभी का बदमाश है। वह पति से बोली, पेट भर गया आशिकी करते करते, तुम नहीं सुधरोगे, चाहे तुम्हारी जान ही चली जाए। तेलू लाज के मारे घर से नहीं निकल रहा था, उधर झिंगू से भी नहीं रहा जा रहा था। वह भी बहती गंगा में जल्दी से डुबकी लगा लेना चाहता था। एक दिन अकेली चंपा से मन की बात कह दी। बोला, मैं भी पता लगा कर आया हूँ कि तुम विधवा हो। अगर यह राज चाहती हो कि छुपा रहे तो मुझे खुश कर दो। चंपा बोली, अरे यह बात किसी से कहने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद ही तैयार हूँ। आज रात गांव से बाहर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना, तुम्हें इतना खुश कर दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। झिंगुर उसकी बात का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाया। उसके मन में तो मोतीचूर के लड्डू फूट रहे थे। वह रात होने का इंतजार करने लगा। उसे आज का दिन बहुत बड़ा लग रहा था, बिताए नहीं बीत रहा था। उधर चंपा ने अपने पति को भेजकर दीनू को बुलवा लिया और बोली, तुम मेरे भाई हो, तुमने खुद मेरे माता पिता के सामने ये बात स्वीकार की है। आज जब बहन पर संकट आन पड़ा है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चंपा की मदद करने के लिए दीनू तैयार हो गया। बोला, बताओ बहन, मुझे क्या करना होगा, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। चंपा बोली, आज रात बड़ा सा पत्थर लेकर गांव से बाहर बरगद के पेड़ पर चढ़ जाना। आधी रात के आसपास झिंगुर पेड़ के पास आएगा और तुम्हें निशाना लगाकर पत्थर उसके सिर पर गिरा देना है। जाहिर है ऐसा करने से उसका सिर फूट जाएगा, मगर तुम उसकी चिंता मत करना, क्योंकि जब उसके सिर से गंदा खून बाहर निकलेगा तब तक मेरे विषय में वह उल्टा ही सोचता रहेगा। अगर एक बार उसका गंदा खून बाहर आ गया तो शायद वह सुधर जाएगा और फिर सुबह गांव में ये अफवाह फैला देना कि चंदू की पत्नी पर भूत सवार है। जो भी उसका बुरा सोचता है वह उसका सिर फोड़ देता है। 2 बार ऐसा हो भी चुका है। अगर तीसरी बार किसी ने ऐसा किया तो भूत उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। दीनू ने ठीक वही किया जो चंपा ने उसे कहा था।
आधी रात में वह बरगद पर चढ़कर बैठ गया। झिंगुर काम से पीड़ित हो उस पेड़ के पास गया तो दीनू ने निशाना लगाकर पत्थर उस पर गिरा दिया। झिंगुर वहां से अपनी जान बचाकर भागा। पत्थर लगने से खोपड़ी लहूलुहान हो चुकी थी। किसी तरह छुप छुप कर इलाज करा रहा था। दूसरे दिन दीनू ने गांव में ये खबर भी फैला दी कि चंदू की पत्नी पर एक भूत सवार है। उसका जो भी कोई बुरा सोचता है वह उसका सिर फोड़ देता है। 2 बार ऐसा हो भी चुका है। वह भूत केवल 1-2 बार ही माफ करता है। अगर तीसरी बार किसी ने चंदू की पत्नी के बारे में बुरा सोचा तो वह उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। सुबह जब तेलू की घरवाली ने भी ये बात सुनी तो वह सारा माजरा समझ गई कि उसका घरवाला और झिंगुर उसके साथ गलत सोच रखते हैं, इसीलिए भूत ने उनका सिर फोड़ दिया। गांव के और युवक भी चंदू की घरवाली पर बुरी नजर रखते थे। उनको भी सही रिश्ते की याद आ गई कि पत्नी चाहे बुड़बक की हो या चालाक की, वह पूरे गांव की भाभी नहीं होती, बल्कि रिश्ते में जो लगती है वही होती है। उसके बाद चंदू की घरवाली की ओर किसी ने भी आंख उठाकर न देखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।